Page number 176, lesson number 20, phrasal verbs. So, do any one of you know about phrasal verb? What are phrasal verbs? क्या होते हैं? क्या होता है phrasal verb? Have you heard about it before? Anyone want to? Yeah, Adini? Ma'am, when we make any verb with something like a different preposition and it gives us a new meaning, then it is known as phrasal verb. Okay, all right. देखो, जब भी कुछ ऐसी verbs होती है, we do all of us know about what are the verbs. तो जो कुछ verbs होती हैं, उनको हम क्या करते हैं? कभी prepositions के साथ, कभी adverbs के साथ, कभी किसी भी दूसरी दूसरी चीजों के साथ ऐड करके उसको एक छोटा, वो सबसे छोटी चीज मतलब मोस्ट प्रोबेबली 2 वर्ड्स का यूज करके फ्रेजल वर्ब्स बनती है, लेकिन उसमें खुद का एक कुछ ना कुछ कंप्लीट मीनिंग निकल जाता है। मतलब जब अपन सिर्फ उस फ्रेजल वर्ब को बोलते हैं तो ऑलरेडी वी गेट द मीनिंग कि व्हाट इज अबाउट टू, मतलब हमको समझ आ जाता है कि क्या बात चल रही है ना, या क्या बोला जा रहा है ना। तो सिर्फ जो सिंपल फ्रेजल वर्ब होती हैं मोस्ट प्रोबेबली उनका यूज होता है जब भी हम किसी भी चीज को शॉर्ट में कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पूरी बात हम इजीली समझ जाते हैं। जैसे कि डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब? फ्रेजल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच आर कंबाइंड विद डिफरेंट प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स टू मेक न्यू वर्ब्स विद कंप्लीटली न्यू मीनिंग्स, है ना। जब हम उस वर्ब का डिफरेंट प्रीपोजिशन के साथ या फिर डिफरेंट एडवर्ब के साथ यूज करते हैं तो उस वर्ब का जो मीनिंग है वो चेंज होकर एक नया मीनिंग फॉर्म हो जाता है, क्योंकि वो कंबाइंड एक वर्ड बन जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या है? कीप डाउन, है ना। कीप डाउन, नीचे रखो, है ना। टेक अप, गिव अप, मेक अप, है ना। पुट ऑफ, बैकअप, क्लोज डाउन, थ्रो अवे, ये सब क्या है हमारी? दिस आर दी फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब के टाइप्स क्या क्या होते हैं? देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। कौन कौन से? एक तो वर्ब को जब हम एडवर्ब के साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि ही टुक ऑफ द पेंटिंग फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो यहाँ टुक ऑफ जो वर्ड है, ऑफ वर्ड क्या है? एडवर्ब है, और टुक वर्ड क्या है? वर्ब। तो वर्ब को जब एडवर्ब के साथ जोड़ेंगे, एक तो वो टाइप का फ्रेजल वर्ब हो गया। दूसरा है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन के साथ, जैसे आई कॉल्ड ऑन हिम। ठीक है, तो ऑन क्या है? ऑन इज अ प्रीपोजिशन, कॉल्ड क्या है? वर्ब। तो ये एक दूसरे टाइप का फ्रेजल वर्ब हो गया। एंड अनदर वन इज जिसमें वर्ब, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन तीनों का हमने यूज किया, जैसे कि शी कैन नॉट पुट अप विथ। ठीक है, तो अब क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है, विथ हमारी एडवर्ब है, वर्ब हमारी पुट है। तो इन ये जो हम इन तीनों चीजों का भी यूज करके हमने फ्रेजल वर्ब बनाई। तो ऐसे 3 टाइप्स की हमारी फ्रेजल वर्ब्स होती है। एक में हम जैसे वर्ब के साथ एडवर्ब जोड़ते हैं, सेकेंड वन इज वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जोड़ते हैं, एंड द थर्ड वन इज जब हम वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन इन तीनों को ऐड करके फ्रेजल वर्ब फॉर्म करते हैं। अब फ्रेजल वर्ब की क्या क्या यूजेस है? व्हाट आर द यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स? यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, अ फ्रेजल वर्ब में भी देखो, एक तो विदाउट एन ऑब्जेक्ट हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि उसमें ऑब्जेक्ट हो। इंट्रांजिटिव, जैसे कि शी सेट ऑफ फॉर कैलकाटा। और ट्रांजिटिव जिसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि ही टुक ऑफ हिज हेड, है ना। यहाँ फॉर कैलकाटा ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ऑलरेडी सेट ऑफ से यही मतलब पता चलता है कि वो ऑलरेडी जाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि फॉर कैलकाटा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, शी सेट ऑफ ये एक जो वर्ब है ये विदाउट एन ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। लेकिन ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इसमें हमको ऑब्जेक्ट की नीड लगती है। जैसे ही टुक ऑफ हिज हेड, क्या टुक ऑफ किया उसने? हिज हेड। तो यहाँ हमको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। इफ द फ्रेजल वर्ब इज intransitive, अगर फ्रेजल वर्ब intransitive होती है, द एडवर्ब फॉलोज द वर्ब डायरेक्टली। तो जब हमारी क्या होगी, जो एडवर्ब हो है वो वर्ब के
को फॉलो करेंगे डायरेक्टली, उसमें कुछ भी दूसरी चीज की नीड हमको नहीं लगती है, जैसे कि शी सेट ऑफ फॉर कैलकाटा, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल था। बट इफ द फ्रेजल वर्ब इज ट्रांजिटिव एंड हैज अ नाउन एज इट्स ऑब्जेक्ट, अगर पीछे क्या है, जो उसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑलरेडी नाउन है, देन एडवर्बियल पार्टिकल may go before और after the object। तो जो हमारा एडवर्ब वाला जो है, ठीक है, जो एडवर्ब वाली चीज है वो या तो ऑब्जेक्ट के पहले लगेगा या ऑब्जेक्ट के बाद भी लग सकता है, जैसे कि he took off his hat, या फिर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं he took his hat off, both the sentences are correct, है ना। बस हमको ये पता होना चाहिए कि वर्ब ट्रांजिटिव है, तो हम इसको या तो ऑब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं या ऑब्जेक्ट के पहले भी जो एडवर्बियल पार्टिकल है उसको हम पुट कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज इफ द फ्रेजल वर्ब हैज अ प्रोनाउन एज इट्स ऑब्जेक्ट, अगर पीछे प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट की तरह, तो द एडवर्ब पार्टिकल शोज द प्रोनाउन, है ना। तो जो एडवर्ब पार्टिकल है वो क्या बताएगा, वो हमारा प्रोनाउन ही शो करेगा, जैसे कि he took it off, ठीक है। और अ प्रीपोजिशन कम्स इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, अगर प्रीपोजिशन डायरेक्टली वर्ब के बाद आ रहा है, जैसे कि he looks after his old पेरेंट्स, है ना। तो ये इस तरीके से कुछ अलग अलग टाइप की, मतलब उसने तरीके बताए कि फ्रेजल वर्ब्स इस तरीके से हम फॉर्म करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है जो ऑलरेडी मतलब काफी तुम्हारी बुक में, देखो पेज नंबर 177, 178, 179, 180, 181, ठीक है। ये इतनी सारी फ्रेजल वर्ब्स आपको दे रखी है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब्स, है ना। आप अगर इनको समझ लोगे या लर्न कर लोगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी इन इंग्लिश, है ना। आपको इनके मीनिंग भी पता चल जाएंगे और इनको कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं, यू विल कम टू नो अबाउट इट। तो अब मैं आपको इतनी सारी वर्ब्स तो पढ़ाऊंगी नहीं, ठीक है। आई विल ओनली गिव यू द होमवर्क कि ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो आप पढ़कर समझकर उसको, जैसे कि अपन स्टार्टिंग से देखते हैं, जैसे सी द फर्स्ट वन, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या दे रखी है, इट इज अबाइड बाय, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट में जो दे रखा है ना, वो उसका मीनिंग दे रखा है कि ये जो आपको फ्रेजल वर्ब आगे दे रखी है उसका मीनिंग क्या है, कीप टू अ रूल या टू प्रॉमिस, मतलब अपने आप से कुछ वादा करना है, किसी चीज को स्ट्रिक्टली एक रूल की तरह फॉलो करना, तो उसको हम बोलते हैं अबाइड बाय। तो हम इसको सेंटेंस में कैसे पुट करेंगे, वी शैल अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो हमें मतलब अपने आप से वादा करके, मतलब पूरा अबाइड, मतलब एक बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूल की तरह उसको क्या करना चाहिए, वी हैव टू follow it, this is known as abide by। ऐसे एब्सेंट फ्रॉम, मतलब या तो अवे या फिर नॉट इन एग्जिस्टेंस, जैसे कि नीना वॉज फाउंड एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो ये सारी जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, आपको ये सारी फ्रेजल वर्ब्स पढ़नी है, यू नीड टू। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप इसको लर्न करो, बस मैं ये बोलूंगी कि एक बार यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कि किस तरीके से उसने सेंटेंसेस में उसको पुट किया है, क्या मीनिंग है उनके, है ना। जनरली सब जैसे एक एक टैग के टेक के साथ बहुत सारी पीछे प्रीपोजिशंस वर्ब्स लगा दिए, डाउन, इन, ऑफ, एडवर्ब्स वगैरह लगा दिए, रन में लगा दिए, पुट अप, बैकअप, पुल, और ये सारी जो है ये आप एक बार सब रीड कर लेना ये सारी। अब अपन पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं, व्हाट इज देयर इन द एक्सरसाइज, इन द एक्सरसाइज नंबर 1 ऑन योर पेज नंबर 182। What is the meaning of the sentence of number 66? Okay, let me check. Sentence number 66. Get down. Swati, are you asking for the get down? Yes, Swati. Swati, please unmute your mic. Yes, ma'am.
Yes, beta, what you're asking me the meaning of the word get down. Ma'am, I don't understand the meaning of to descent. Okay, you're asking about the descent word. ओके देखो Yes, ma'am. डिसेंट का मतलब अपन जैसे अब आप पहले एक बार सेंटेंस रीड करो उसका सेंटेंस क्या है गेट डाउन यू विल हैव टू गेट डाउन फ्रॉम योर सीट जनरली गेट डाउन का मतलब अपन यही समझते हैं कि इट इज लाइक नीचे बैठना है ना तो यहाँ पर जो डिसेंट वर्ड है डिसेंट का मतलब होता है टू चेंज द पोजीशन ठीक है यहाँ पे डिसेंट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है कि आप जिस प्लेस पर हो वहां से अपना एक जो आपका जो मूवमेंट है या प्लेस को पूरी तरह से क्या कर देना चेंज करना मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना तो दिस इज नॉन एज द डिसेंट है ना तो अब यहाँ पर गेट डाउन का सिंपल मीनिंग यही है कि आप अपनी गेट डाउन मतलब कि पोजीशन जो है यू विल हैव टू गेट डाउन फ्रॉम योर सीट आपकी सीट से आपकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी गेट डाउन इसीलिए यहाँ पे Sorry. जनरली उसका मीनिंग टू डिसेंट लिखा है या फिर बहुत इजीली जो हम गेट डाउन का मीनिंग समझते हैं वही मीनिंग होता है बस उसने उसका एक कह सकते हैं सिनोनियम का यहाँ पर यूज करके मीनिंग उसका बताया है ठीक है and chalo now let us move to the exercise number 1 and the exercise number 1 tells us about the first question is like rewrite the following sentences by replacing the underlined word with the phrasal verbs देखो आपको यहाँ जो वर्ब जो अंडरलाइन कर रखा है वर्ड है ना उसको रिप्लेस करना है फ्रेजल वर्ब के साथ यू हैव टू रिप्लेस इट विद द फ्रेजल वर्ब ठीक है तो फर्स्ट वन इज शी इज सर्चिंग फॉर हर लॉस्ट पर्स सर्चिंग फॉर की फ्रेजल वर्ब क्या हो सकती है व्हाट डू यू थिंक कि इसकी फ्रेजल वर्ब जो होगी वो क्या हो सकती है तो सर्चिंग फॉर को हम देखो एक बात ध्यान रखना जब भी आप फ्रेजल वर्ब बनाओगे या चेंज करोगे जस्ट कीप इन माइंड कि आपको मीनिंग नहीं चेंज करना है सेंटेंस का सेंटेंस का जो मीनिंग है वो एज इट इज रहना चाहिए देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस हाँ टू फाइंड सर्चिंग का मतलब होता है टू फाइंड कैन वी से लुकिंग फॉर ऑल्सो है ना सर्चिंग मतलब कि लुकिंग वी आर लुकिंग फॉर समथिंग है ना जैसे मैं बोलती हूँ कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर जैसे आप जनरली बोलते हैं कि कोई कोई चीज ढूंढ रहा होता है कोई भी पर्सन कोई चीज ढूंढ रहा है तो अपन उसको जनरली बोलते हैं व्हाट यू आर लुकिंग फॉर मतलब आप क्या चीज ढूंढ रहे हो ठीक है तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब क्या बनेगी टू फाइंड इज नॉट अ फ्रेजल वर्ब फ्रेजल वर्ब विल बी शी इज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट पर्स तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा लुकिंग फॉर एंड द सेकंड वन इज द कमिटी इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर जब भी आप इन्वेस्टिगेटिंग की बात करोगे किसी इन्वेस्टिगेशन की बात करोगे तो जब भी आप फ्रेजल वर्ब पुट करोगे तो आप ऐसा लिखोगे लुकिंग इनटू द मैटर है ना कि मतलब आप जब भी किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो इसका मतलब आप किसी चीज के बारे में सर्च कर रहे हो कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो हम ऐसा बोलेंगे लुकिंग इनटू द मैटर ठीक है तो यहाँ क्या आएगा लुकिंग द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर थर्ड वन इज ही बेड फॉर फेयरवेल एट द एयरपोर्ट मुझे ये बताओ कि जो बेड वर्ड यूज हुआ है ये इसका क्या मतलब होता है हैव यू हर्ड दिस वर्ड एवर यस आरिनी मैम बैड मतलब मैम हम जैसे किसी को बाय कहते हैं या फिर मैम किसी को ऐसे जैसे मैम वो कहीं जा रहा है तो किसी को मतलब ऐसे ग्रीटिंग्स करते हैं उसे तो मैम उसे बैड कहते हैं मतलब कि कुछ ग्रीटिंग देना या फिर बाय करना ऐसे ओके ओके फाइन या हाँ देखो बैड ना जनरली हम फेयरवेल वर्ड के साथ यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली मतलब जब भी हम किसी को अलविदा कहते हैं कुछ भी कहते हैं तो उसके लिए जब हम किसी को ग्रीटिंग देते हैं तो उस समय हम है ना किसी को देखकर हम क्या बोलते हैं वी बेड फेयरवेल ठीक है तो ही बेड हर फेयरवेल एट द एयरपोर्ट तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि ही सो हर ऑफ फेयरवेल की जगह हम ऑफ पुट कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है कि किसी को अलविदा कहना टू मतलब किसी को अलविदा बोलना
और बेड की प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, सो। तो ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब बन गया, सो हर ऑफ। सो हर ऑफ इज द अल्टरनेटिव फॉर द वेट फॉर फेयरवेल। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पे ज्यादा टफ फ्रेजल वर्ब्स का यूज नहीं करना है। जनरल सेंटेंस का जो मीनिंग निकल के आ रहा है, यू हैव टू पुट द सेम थिंग ओवर हियर। जैसे कि ही हैज लेफ्ट ड्रिंकिंग, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, लेफ्ट के लिए अपन ऐसा बोलते हैं ना कि हम गिव अप करना किसी चीज को, है ना, गिवन अप। तो अपन ऐसा लिखेंगे, ही हैज गिवन अप ड्रिंकिंग। ओके, तो इस तरीके से आप ये वाली जो फ्रेजल वर्ब्स है उसको ट्राई करना। Then second exercise is encircle the correct word from the two given alternatives। दो alternatives दे रखे हैं, आपको correct word put करना है। चलो, tell me the first one। He is bent dash leave this job। Yes, Swati। मैम 4। नहीं बेटा, यहाँ पे ऑन आएगा, क्योंकि अपन ऐसा बोल रहे हैं कि वो उसकी जो जॉब को लेकर वो बता रहा है कि वो बेंट ऑन, ही इज बेंट ऑन, मतलब वो पूरी तरह से कहते हैं ना अपन कि बहुत ज्यादा पीछे बढ़ जाना और बहुत ज्यादा मतलब पूरी तरह से अपना झुकाव करना किसी चीज की तरफ। तो वो पूरी तरह से बेंट ऑन हो गया था किस चीज को लेकर, लिविंग दिस जॉब। तो यहाँ पर क्या आएगा, बेंट ऑन। Then thieves broke dash in our neighbor's house। है ना, जब भी अपन किसी चीज से अंदर आने की, मतलब किसी चीज के अंदर की बात करते हैं, तो we use the word into। ठीक है, into वर्ड का यूज करते हैं। तो the thieves broke into in our neighbor's house, मतलब वो घर के अंदर क्या हुआ, सारी चीजें तोड़ा फोड़ी करके वहां घर के अंदर पूरी तरह से घुस गए थे, तो उसको हम बोलेंगे broke into। ठीक है, कोलेरा हैज ब्रोकन डैश इन अवर टाउन। ठीक है, तो ब्रोकन आउट, यहाँ अपन क्या बोलेंगे, कोलेरा हैज ब्रोकन आउट इन अवर टाउन। अब यहाँ अपन इनटू नहीं बोलेंगे, अपन ये बात नहीं करेंगे टाउन के अंदर जो है वो ऐसा आ गया है। हम यहाँ जनरली फ्रेजल वर्ब में ऐसा यूज करेंगे कि जो बीमारी है वो सब पूरे टाउन में फैल चुकी है, तो फैलने के लिए हम ब्रोकन आउट बोलेंगे, है ना। तो ये बेटा बहुत ज्यादा एक जैसे लगते हैं वर्ड्स, बट स्टिल हमें उसका सेंटेंस का मीनिंग समझ के बहुत ध्यान से वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हिच वर्ड विल बी द suitable for the phrasal verb। okay, now third exercise is this is the last exercise, that fill in the blanks with the phrasal verbs given in the box, change the tense if required। है ना, अगर टेंस को चेंज करने की जरूरत हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू यूज द verbs which is already given in the brackets above। for example, first one, her parents always dash her like a rock। क्या आएगा इसमें फर्स्ट वाले में, यस राजश्री, यस राजश्री। मैम फॉरवर्ड, पूरा सेंटेंस बोलो। लुक फॉरवर्ड। speak her the sentence। parents always look forward to her like a rock। देखो, पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का। उसके पेरेंट्स हमेशा उसे पत्थर की तरह देखते हैं। पत्थर की तरह देखते नहीं है। देखो, पत्थर की तरह अपन कैसे देख सकते हैं, कि हाउ कैन वी लुक आफ्टर समवन लाइक अ रॉक, नो इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि उसके पेरेंट्स हमेशा एक पत्थर की तरह उसके साथ खड़े रहते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ द सेंटेंस कि वो हमको बता रहे हैं कि हाउ स्ट्रॉन्गनेस टू द बॉन्डिंग दे हैव। तो यहाँ क्या आएगा, स्टैंड बाय। Yes, Arini, you want to ask something? नो मैम, नो मैम। ओके ओके, देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ हमें देखो बहुत सारी चीजें क्या सिमिलर लगती है। हम जब पेरेंट्स की बात करते हैं कि आगे हर पेरेंट्स ऑलवेज लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली लुक फॉरवर्ड आएगा। तो हाँ, ये चीज आई नो कि ये हमारे माइंड में सबसे पहले क्लिक करते हैं कि लुक फॉरवर्ड आ सकता है, लेकिन हमें सेंटेंस का मीनिंग समझ के हमको ध्यान देना है कि यहाँ किस लिए यूज हुआ है। तो लाइक अ रॉक वर्ड जो है कि पत्थर की तरह, तो पेरेंट्स जो है वो अपने पत्थर की तरह
बच्चों के साथ क्या करते हैं, स्टैंड बाय, दे स्टैंड बाय लाइक अ रॉक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हर पेरेंट्स ऑलवेज स्टैंड बाय हर। स्टैंड, अब देखो दूसरी चीज कि हम स्टैंड जो है, तो स्टैंड का व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्टैंड? यस आरिनी। stood. स्टूड, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज हम ऑलरेडी जो चीज एक्शन जो अपन मतलब उसकी बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट में नहीं चल रही सिचुएशन, जो नेचुरली जो सिचुएशन इन पास्ट ऑकर होती है, सो वी ऑलवेज हम यहाँ लिखेंगे हर पेरेंट्स ऑलवेज स्टूड बाय हर लाइक अ रॉक। स्टैंड बाय का हम क्या करेंगे, टेंस चेंज करके वी विल पुट हियर स्टूड बाय। एंड द सेकंड वन इज आई डैश द लैम्प एंड वेंट टू बेड। Okay, this time Pari. Ma'am, turn off. Turn off. Okay, we can use turn off. But we will not use turn off here just because क्योंकि लैम्प को अपन टर्न ऑफ नहीं करते हैं। टर्न ऑफ इज जनरली यूज्ड विद द थिंग कि जैसे लैम्प, यहाँ पे लैम्प कौन से लैम्प की बात हो रही है, लैम्प जो इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द जो क्या बोलते हैं, फायर वाला लैम्प होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि हम नीचे जो हमारे सेंटेंसेस है उसमें जो टैप वर्ड का यूज हुआ है, टैप मतलब जो नल होता है, उसके लिए हम ऑफ यूज करेंगे कि जब टैप है उसको ऑफ कर दो, तो हम वहां पर ऑफ यूज कर सकते हैं। तो यस, हु विल टेल मी नाउ? इशिता। Ma'am, blow out. या बट यहाँ ऑलरेडी वेंट टू बेड मतलब पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे जो हमारी वर्ब है उसको भी क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे। सो व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्लो, इशिता? Blowed. नो। Blew. या ब्लू, तो यहाँ क्या आएगा, आई ब्लू, आई ब्लीव आउट द लैम्प एंड वेंट टू बेड। क्योंकि यहाँ लैम्प की बात कर रहे हैं हम, है ना, देखो जरूरी सही है, टर्न ऑफ भी हम यूज कर सकते थे, बट वी आर नॉट श्योर कि यहाँ जो लैम्प मतलब लाइट की बात हो रही है, लैम्प लाइट की बात कर रही है, वी वर नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि लैम्प वर्ड आया है तो हम उसको ब्लू आउट ही लिखेंगे। ठीक है, he dashed me last evening, क्या आएगा यहाँ पे? यस स्वाति। Ma'am, call on. हाँ, कॉल ऑन, लेकिन लास्ट इवनिंग इज ऑल्सो इन पास्ट टेंस, सो व्हाट यू विल पुट हियर? ही। Ma'am, past, present tense of call. यस, सेकेंड फॉर्म। Ma'am, I don't know. बेटा इट इज वेरी इजी, कॉल का कॉल्ड होता है ना, CALLED, आई कॉल्ड Yes, हिम, ma'am. है ना? सो यू विल राइट ही called on me last evening, the president dashed the prizes। राष्ट्री। Ma'am, given away. नॉट थर्ड फॉर्म, वी विल पुट द सेकेंड फॉर्म। गिव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? Give away. गिव, GAVE। तो यहाँ क्या आएगा, द प्रेसिडेंट गेव अवे द प्राइजेस। नाउ फिफ्थ वन इज यू शुडंट डैश योर प्रॉमिस। आरिनी। यस आरिनी स्पीक। Yes, ma'am. Ma'am, go back on. हाँ, अब यहाँ हम टेंस चेंज नहीं करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यू शुड नॉट डू दिस, सो दिस इज द रेगुलर थिंग एंड हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सो इट विल बी इन द प्रेजेंट टेंस ओनली। यू शुड नॉट गो Back on your your promise. promise। Okay, the workers dash a higher salary।
Swati, Ma'am, asked for. Asked. asked for. Nahi, this is not most appropriate answer. We will say that the workers यहाँ आएगा लुक फॉरवर्ड, मतलब वो उस चीज के बारे में देख रहे थे, यार लुकिंग फॉर द थिंग। जब अपन किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं या कुछ वी डू रियली वांट समथिंग बाय हार्ट, सो वी विल टेल दैट लुक फॉरवर्ड टू। लेकिन यहाँ वर्कर्स है, तो वर्कर्स इज द प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? आर। तो द वर्कर्स आर, और फिर आर के बाद वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। तो द वर्कर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड to a higher salary. This is somehow complicated, but you have to understand it with the meaning of the sentence, according to the meaning of the sentence. Okay. And ये वाला 7th वाला तो मैंने बता ही दिया था कि please turn off the tap. And the last one is ये सारी नहीं, he was, Ma'am, he was asked for meeting his friend. okay, He was because asking for meeting his friend. no, two ing form will not come together. मतलब हम asking और meeting दोनों नहीं लिखेंगे. The first thing which you have told is correct, that he was asked for meeting For his. meeting his Yeah. Okay, so this was all about the phrasal verbs. Do anyone want to ask something? So this will be the homework for you all. You have to complete the exercise number 1, 2, and 3. Yes, Swati. Ma'am, what is the phrasal verb of tolerate? Tolerate. Beta, this you have to get according to the meaning of the sentence. मतलब जैसे आप किसी सेंटेंस को देख के मुझे बता रहे हो क्या? Are you searching after any sentence? Yes, ma'am. So please. Ma'am, exercise 1, sentence number 5. Exercise number 1. Yes, ma'am. Sentence number 5. Okay. We can't find tolerate. We can't tolerate this insulting behavior. देखो, जब टॉलरेट की बात होती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम इस चीज से बिल्कुल भी नहीं रख सकते अपने पास. वी कैन नॉट पुट दिस थिंग, है ना. हम ऐसा कहेंगे कि वी कैन नॉट पुट दिस थिंग अप टू अस. तो हम इसको इस तरीके से बोलेंगे कि वी कैन नॉट पुट अप विद दिस इंसल्टिंग बिहेवियर. टॉलरेट का मतलब यहाँ ये हो जाएगा कि यू आर टेलिंग दैट यू कैन नॉट पुट एनीथिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ. तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? वी विल पुट अप विथ. ठीक है, वी कांट पुट अप विथ दिस इंसल्टिंग बिहेवियर. तो फ्रेजल वर्ब हमारी पुट अप है, नॉट पुट अप विथ. विथ हमने लगाया क्योंकि हम ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट द इंसल्टिंग बिहेवियर. तो हमको बीच में विथ वर्ड का मतलब वो जो अपनी जो 3 चीजें थी ना, दैट वर्ब सॉरी जो हमारा कौन सा टाइप था फ्रेजल वर्ब का? टाइप नंबर 3, वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन. तो हम उसका यहाँ पर यूज करेंगे. ओके, अंडरस्टूड स्वाति? Yes, ma'am. Okay. So today you all will see the phrasal verbs and you will read it at once. मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप learn कर लो उसको, but at least you should read it and understand the meaning of the phrases, क्योंकि ये बहुत useful रहेगा आपको if you want to improve your English language in your further studies. So that's all for today. If you will have any problem, you can ask me tomorrow. So have a nice day, everyone. See you tomorrow.